महा टीटी का पेपर फर्स्ट हो या पेपर सेकंड, इसमें 30 मार्क्स पर मुबनी उर्दू अदब के सवालात होते हैं, जिसमें एक हिस्सा है नसर और एक हिस्सा है नज़्म का होता है। तो आज हम देखेंगे कि उर्दू हिस्सा नसर क्या है, और उसके लिए सबसे पहले हमें उर्दू ज़बान की बुनियादी मालूमात का इल्म होना ज़रूरी है। तो उर्दू ज़बान की बुनियादी मालूमात क्या है? उर्दू ज़बान के सबसे पहले तो सबसे बड़ा मामला ये है कि इसकी बड़ी आराएँ हैं कि उर्दू ज़बान कहाँ से निकली। तो उर्दू तरक्की ज़बान का लफ्ज़ है, जिसके माना लश्कर या फ़ौज के हैं। क्यों? क्योंकि हिंदुस्तान में मुख्तलिफ जगह की फ़ौजें आती थी, तो ये लोग अपनी हुकूमत कायम करने के लिए एक ऐसी ज़बान का क़याम चाहते थे जो इसमें हिंदी भी हो, यहाँ के मुकामी बाशिंदों की भी ज़बान का इस्तेमाल हो और वहाँ वालों की भी ज़बान शामिल हो जाए, जैसे ईरान, तुर्क, ये सब लोग यहाँ पर आकर अपनी एक मिली जुली ज़बान, जिसे फ़ौजी ज़बान भी कहते हैं, इसीलिए उर्दू को फ़ौजी ज़बान भी कहा जाता है। तो आज हम बुनियादी तौर पर देखेंगे कि ये दो हिस्से में मबनी है, हिस्सा नसर और हिस्सा नज़्म। आप अपना अगर सवालिया पर्चा भी देखें तो वो भी हिस्सा नज़्म और हिस्सा नसर पर है। आप लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है? आवाज़ का मसला तो नहीं है आप लोगों को? जी, तो हम ये कह रहे थे कि हिस्सा नसर, अब हिस्सा नसर में हमको ये देखना है कि हिस्सा नसर, जो ये नसर लिखा गया, जो आज तक पढ़ा जा रहा है, ये आज तो नहीं लिखा गया, ये बहुत पहले लिखा जा चुका है। तो ये किस तरह से इसको फ़रोग़ दिया गया? क्योंकि कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के आने से कब्ल इतना ज़्यादा अदबी मवाद नहीं मौजूद था हिंदुस्तान के मुसन्निफ़ीन के पास। हाँ, ईरानी मुसन्निफ़ीन, अरबी मुसन्निफ़ीन के पास ज़रूर मौजूद था, मगर हिंदुस्तानी मुफक्किरीन और मुसन्निफ़ीन के पास अदबी मवाद खुद की लिखी हुई तहरीरें मौजूद नहीं थी। इसका जदीद दौर में उर्दू नसर का इर्तिका का अमल कहाँ से आया? फोर्ट विलियम कॉलेज से अमल में आया था। ये फोर्ट विलियम कॉलेज ने बढ़ावा दिया, शुरू हुआ उर्दू की तरक्की के माउन अदारे दर्ज झेल। अगर हम ये देखें कि उर्दू की तरक्की के कौन से अदारे माउन साबित हो, तो फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता। अब आप लोगों को इस तरह से भी ये सवाल पूछा जा सकता है कि फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ था, कहाँ पे इसका क़याम हुआ था? तो आप लोगों को ये बताना होगा कि भाई इसका क़याम कहाँ था? कलकत्ता में था। आप लोगों को आवाज़ आ रही है ना? हाँ जी, शुक्रिया। तो देखें, फोर्ट विलियम कॉलेज कलकत्ता में इसका क़याम था। इस कॉलेज का क़याम कब अमल में आया? 4 मई 1800 में अमल में आया। इसके जिसके सबब उर्दू किताबों की तबात का काम ज़ोर शोर से जारी हुआ। हम यही बात कर रहे थे कि अदबी लिखने वाले थे हमारे पास, मगर वो अदब को दुनिया भर में फैलाने के वसाइल हमारे पास नहीं थे। फोर्ट विलियम कॉलेज एक ऐसा बीच का वो साबित हुआ, ज़रिया साबित हुआ, जिसकी वजह से हमारे उतबा की तसानीफ मंजर आम पर आना शुरू हो गई। अब हम देखेंगे तबात का काम तो शुरू हो गया। अब दहली कॉलेज, ये भी एक बहुत अहम किरदार अदा किया है। दहली कॉलेज ने भी अपना उर्दू की तरक्की में 1825, आप लोगों को ये सन याद रखना है, कोशिश करना है कि सन आप लोगों को याद रहे। 1825 में दहली कॉलेज का क़याम अमल में आया। उससे पहले क्या था? फोर्ट विलियम कॉलेज था। उसके बाद आ गया है दहली कॉलेज। दहली कॉलेज का क़याम अमल में आया 1877 में। कॉलेज हमेशा के लिए बंद हो गया। क्यों? क्योंकि ये सब चीज़ों पे ज़्यादा तवज्जो नहीं दी जा रही थी। जब लोग ये सब कॉलेजेस का क़याम आ रहा था, तो कुछ मुसलमान कहते थे कि भाई हम तो मदरसा ही जाएंगे, कॉलेज में को एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ये लोग। तो सर सैयद अहमद खान के बाद लोगों में ये रुझान पैदा हुआ कि भाई अंग्रेज़ी को भी अपनाना है और अंग्रेज़ों के कायम करदा स्कूलों वगैरह में हमको भी जाना चाहिए। इसलिए ये बंद हो जाता था जब शुरू शुरू में अमल में आ रहा था क़याम। अब देखते हैं फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज। आप लोगों को समझ आ रहा है हम जो पढ़ा रहे हैं? फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज 1717 में फोर्ट सेंट कॉलेज की बुनियाद डाली गई। ये आप लोगों को इसलिए बुनियादी मालूमात दी जा रही है कि ये सब आप लोगों को मुख्तसरन पूछा जा सकता है। अंजुमन पंजाब 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया। 1885 में
पंजाब यूनिवर्सिटी में मुशायरों का इनेकाद किया जाने लगा। ये मुशायरे बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि इससे कब्ल इस तरह से मुशायरे का नहीं मुनक्किद किए जाते थे। ये कैसा होता था कि बादशाहों के दरबारों में मुशायरे हो जाते थे, या दूसरे जगह पर इस तरह से जैसे अदबी बैठकों में मुशायरे होते थे, मगर उसका बेसिक कोई जगह नहीं थी जहाँ पर खास तौर पर अदबी जगह पर खास कॉलेज में मुशायरा रखा जाए और उसको अदब की नौयत से फैलाया जाए। ये एक तरह से दरबारों वगैरह से उठकर पहली बार अंजुमन पंजाब में 1882 में पंजाब यूनिवर्सिटी का क़याम अमल में आया, और 1885 3 ही साल बाद ये लोगों ने मुशायरे का इनेकाद भी किया। और मज़े की बात यह है कि ये बहुत अरसे तक ये मुशायरे होते रहे और ये अपनी नौयत के बेहतरीन मुशायरे होते थे। जो ये मुशायरे हो रहे थे ये बहुत ही बेहतरीन मुशायरे थे, क्योंकि इसमें बहुत आला पाए के शौरा भी शामिल होते थे, इनकी बहुत पजीराई भी की जाती थी। अब अंजुमन तरक्की उर्दू बुनियादी तौर पर अलीगढ़ का अदारा है। यह आप लोगों को पूछा जा सकता है अंजुमन तरक्की उर्दू कहाँ का अदारा है, तो अंजुमन तरक्की उर्दू बुनियादी तौर पर अलीगढ़ का अदारा है। अंजुमन के सदर प्रोफेसर आर्नल्ड यानी कि एक अंग्रेज थे। नायब सदर कौन थे? डिप्टी नज़ीर अहमद। ये कौन है? पहले नावल निगार। मिरातुल अरूस नाम का नावल इन्होंने सबसे पहले डिप्टी नज़ीर अहमद ने लिखा। और मोतमिद कौन थे? शिबली नोमानी अपने आप में बहुत बड़ा नाम है। ये सब इतने अहम अफसर जो है मुसन्निफीन, ये सब कहाँ थे? अंजुमन तरक्की उर्दू में। अलीगढ़ का मामला, अलीगढ़ आज भी उर्दू में सबसे आगे है, तो वहाँ पर जो था प्रोफेसर आर्नल्ड, नायब सदर डिप्टी नज़ीर अहमद और मोतमिद शिबली नोमानी थे। ये एक तरह से इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अंजुमन तरक्की उर्दू किस सतह का अदारा था। और से आप ये भी समझ लीजिए कि प्रोफेसर आर्नल्ड का नाम होने की वजह से कि ये अंग्रेज़ों के जरिए चलाया जा रहा था। अंग्रेज एक तरह से ये उर्दू को बढ़ावा दे रहे थे अपने वक्त में। अब हम आगे बढ़ते हैं, तो है दारुल मुसन्निफीन आजमगढ़। आजमगढ़ का नाम आया है, ये आपको पूछा जा सकता है कि कहाँ से है दारुल मुसन्निफीन। दार का मतलब होता है घर का दरवाजा, घर। दारुल मुसन्निफीन का घर। तो ये कहाँ था? आजमगढ़। अल्लामा शिबली नोमानी भी हम पहले देखे कि वो वहाँ पे थे तरक्की में। अब यहाँ पर इन्होंने अपना खुद का ही अदारा कायम किया। जब उनको वहाँ पर लगा कि हाँ, इस तनोयत के अदारों की ज़रूरत समाज को है, तो ये दारुल मुसन्निफीन नाम का आजमगढ़ में अदारा कायम किया गया। जामिया उस्मानिया और दारुत तर्जमा। यहाँ पे जामिया उस्मानिया और दारुत तर्जमा से हमें ये समझ में आता है कि यहाँ तर्जमा किया जाता था। तर्जमे की उर्दू अदब में बड़ी अहमियत है। क्यों? क्योंकि उर्दू ज़बान जो बेसिकली बहुत सी ज़बानों के इख्तिलात से बनी है, मिलजुल कर बनी है, तो उन ज़बानों की किताबें जैसे कि फ़ारसी के तराजीम, अरबी के तराजीम, तुर्की अदब के तराजीम, ये सब मिलकर उर्दू ज़बान को फ़रोग देते हैं, इसको बढ़ावा देते हैं, इसके अदब में वसीउन नज़री पैदा करते हैं। तो इस तरह से दारुत तर्जमीन था। यहाँ पर तर्जमे का काम किया जाता था। इसका क़याम कब हुआ? 15 अगस्त 1918 में अमल में आया। मुख्तलिफ़ किताबों के उर्दू तराजीम। ये ज़बान को बढ़ावा उसी वक्त दिया जा सकता है जब इसको दूसरी ज़बानों को भी समेटा जाए, अपने दामन में ज़बानें दूसरी ज़बानों को भी समेटे, तब होता है किसी भी ज़बान का फ़रोग। अगर हम अपने ही आप में बंद हो जाएंगे कि भाई हम बहुत कुछ हैं, हमें किसी और अदब की, किसी और ज़बान की ज़रूरत नहीं है, तो हमारी ज़बान क्या हो जाएगी? बहुत ज़्यादा एक जगह पे बंद हो जाएगी, ये फैलेगी नहीं, तरक्की नहीं करेगी। तो दारुत तर्जमा कायम करने का मकसद ये था कि ज़बान में मुख्तलिफ़ अदीबों को शामिल किया जाए, मुख्तलिफ़ तहरीरों, मुख्तलिफ़ नज़रियात को शामिल किया जाए। दारुत तर्जमा के नाजिम, यानी जो उसका नज़्म ज़ब्त से, नाजिम लफ्ज़ बना है नज़्म ज़ब्त से। नज़्म ज़ब्त कौन संभाला था? मौलवी अब्दुल हक। मौलवी अब्दुल हक को क्या भी कहा जाता है, आप लोगों में से किसी को पता है? ये बाबाए उर्दू है। इन्हें देखो यहाँ लिखा भी तो है, बाबाए उर्दू है। मौलवी अब्दुल हक का खताब हासिल है। यह आप लोगों को पूछा जा सकता है, बाबाए उर्दू का खताब किसे हासिल है? तो मौलाना मौलवी अब्दुल हक को हासिल है ये खताब। अब हम देखेंगे जामिया मिलिया इस्लामिया मकतबी
जामिया लिमिटेड, ये तो एक तरह से लग ही रहा है पढ़ने में कि ये पब्लिशिंग के लिए है। मकतबे जामिया लिमिटेड 29 अक्टूबर 1900 अलीगढ़ में ये सब जगह आप लोगों को अलीगढ़ का जिक्र जरूर सुनने मिलेगा। अलीगढ़ में बहुत ज्यादा उर्दू को फरोग दिया गया। जामिया मिलिया की बुनियाद डाली गई। ये जामिया को करोल बाग कहाँ मुंतकिल किया गया, ये भी पूछा जा सकता है। कहाँ मुंतकिल किया गया? करोल बाग में मुंतकिल कर दिया। अदारा अदबियात उर्दू हैदराबाद, ये 1931 में अदारा अदबियात का क़याम अमल में आया। इस अदारे में कुतुब खाने में 40,000 से ज्यादा मतबुआ मतलब जिसकी तबात की गई हो। यानी कि वही हम कह रहे थे कि जब जब अदब को फैलाया नहीं जा रहा था, ऐसे वक्त में ये सब अदीबों के जखेरे को लेकर उसको शाया किया गया, उसको तबात की गई और लोगों में फैलाया गया। तो ज़्यादातर ये आप लोग अगर देखेंगे जितने दिल्ली यूनिवर्सिटी से लेकर अब तक, तो यहाँ पे क्या काम हो रहा है? तबात का काम हो रहा है, फैलाने का काम हो रहा है, आवाम के करीब लाने का काम हो रहा है। अब है हमारा अगला सवाल, खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी पटना, जो हम इससे पहले भी पढ़ा रहे। तो बार बार आप लोगों को जगह इसलिए करवा रहे हैं कि देखें इस तरह से सवाल आ भी सकता है। आप लोगों को सवाल इस तरह से ना पूछते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी कहाँ पे है? तो भाई ये पटना में है ना। तो ये पेपर 2 2013 में पूछा गया। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो अदारा है वो कहाँ पर है। आप लोगों को बात समझ आ रही है? अपने कमेंट्स वगैरह में कहेंगे तो मुझे समझ आएगा कि आप लोगों को समझ आ रहा है। नज्म व ज़ब्त का मतलब होता है किसी भी चीज को सलीके से, हर चीज को अपनी जगह पर रखना। कहते हैं ना क्लास में नज्म व ज़ब्त कायम रखे। नज्म यानी तरतीब, ज़ब्त यानी कि तहम्मुल, एक शोर शराबे से परहेज, और है मोतमिद मतलब एतमाद। एतमाद में लीजिए यानी भरोसा कीजिए, मोतमिद यानी एतमाद के काबिल। जी, कोई भी सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैम बहुत फास्ट हो रहा है, प्लीज थोड़ा स्लो। ओके जी, हम इसलिए थोड़ा जल्दी जा रहे थे क्योंकि ये इतना ज्यादा नहीं सवाल पूछे जाते ये सेशन में, मगर फिर भी आप आहिस्ता कहते हैं। खुदा बख्श ओरिएंटेड लाइब्रेरी पटना में। तो आप लोगों को क्या, और हाँ आप लोगों को ये ना जो लिखा हुआ आ रहा है ना, ये भेजा जाएगा, तो आप लोग उसको एक बार याद कर लीजिएगा। खुदा बख्श ओरिएंटल लाइब्रेरी पटना में है। तो आप लोगों को क्या याद रखना है कि जो चीज़ का जिक्र होता है वो कहाँ पर है, ये याद रखने की कोशिश करें। तो 5,000 से जायद मखतूतात क्या होते हैं? ये होते हैं खत। और 20,000 मुख्तलिफ ज़बानों में, फिर यहाँ पे मुख्तलिफ ज़बानों का जिक्र आया। यानी कुल्ली तौर पर क्या काम हो रहा है? मुख्तलिफ ज़बानों के अदबा को जमा किया जा रहा है, यहाँ पर सबको मिलाया जा रहा है। सब चीज़ों की लिखी किताबें मौजूद हैं ताकि उर्दू ज़बान की तरक्की हो। अंग्रेज़ी अदब के फैलाव का बड़ी वजह यही रही है कि वो फ्रांसीसी, रूसी मुख्तलिफ अदब को अपने दामन में समेटता है। और आज उर्दू अदब का मामला ऐसा होता जा रहा है कि इसमें तराजुम की कमी वाक़ई हो रही है। क्यों? क्योंकि अब फिर ऐसे ही अदारों की ज़रूरत है। तो क्या मौजूद है वहाँ? मखतूतात और 20,000 मुख्तलिफ ज़बानों में लिखी किताबें मौजूद है। तो कहाँ पर है ओरिएंटेड, ये आप लोगों को पूछा जा चुका है। तो इस तरह से हम देखेंगे कि कैसे इस तरह के सवाल आते हैं। रज़ा उर्दू लाइब्रेरी, ये है रज़ा उर्दू लाइब्रेरी। रामपुर के नवाब ने 1774 में रज़ा लाइब्रेरी कायम की थी, रज़ा उर्दू लाइब्रेरी। तो ये आ सकता है कि किसने कायम की थी, तो भाई रामपुर के नवाब ने कायम की थी। वैसे तो ये इतना अहम मालूम नहीं हो रहा है। अब चलिए हम आते हैं अब उर्दू के मुतालिक अहम नुकात। ये आप लोगों ने बहुत गौर से सुनना है, और कोई भी सवाल और क्या है, क्लास आप ही लेते हो? हाँ जी, हम आज लिए हैं, आइंदा भी इंशाल्लाह हम लेंगे। आप लोग अपना थोड़ा सा, बिकॉज हमने फर्स्ट क्लास अटेंड की है उर्दू की। जी जी, अच्छी बात है। आज पहली ही क्लास है, आप पहली क्लास अटेंड कर लिए हैं, आपको मुबारक। हाँ जी, नज्म ज़ब्त यानी डिसिप्लिन। यही से हम कह रहे थे ना कि कहते ना क्लास में नज्म ज़ब्त बरकरार रखें यानी डिसिप्लिन रखें। थोड़ी अपनी उर्दू की वुसअत को बढ़ाइए, आखिर आप लोगों ने टीचर बनना है ना।
और आप लोग उर्दू में जो हिसाब से दे रहे हैं टीटी, तो मतलब आप लोगों को उर्दू आती है, तो थोड़ा उसका ज़्यादा करें अपना। देखें, उर्दू के अहम नुकात की तरफ हम आते हैं। तो उर्दू के अहम नुकात मुतालिक, ये थोड़ी देर में चलता है। हाँ जी, दस्तूर हिंद की फहरिस्त 8। दस्तूर हिंद है भाई, हम हिंदुस्तानी है, हमारा एक दस्तूर है जिसके मुताबिक हमें रहना है, उसकी कुछ फहरिस्तें हैं। उसके 8वें नंबर में जिन 15 ज़बानों को शामिल किया गया उसमें उर्दू का नंबर आखिरी है। और अगर अब भी ना हम संभले तो इसने ख़त्म हो जाना है, इसलिए अपनी उर्दू को अच्छा रखें ताकि ये आखिरी नंबर ही पर सही बरकरार रहे। मरदमशुमारी के आदाद और शुमार के मुताबिक उर्दू ज़बान हिंदुस्तान की छठी ज़बान है, यानी सबसे ज़्यादा बोले जाने में इसका कौन सा मुकाम है, छठी ज़बान है ये। तो इसका मेन ये भी सोचें कि अमूमन उर्दू कही जाती है, आप लोग अगर नगमे सुनिए, सॉन्ग वगैरह जैसे सुनते होंगे, कव्वालियाँ सुनिए या आम बोल चाल भी आवाम की देखें, तो अमूमन अल्फाज उर्दू के, हमारे से क्या नाम दिया जाता है, हिंदी का नाम दिया जाता है। तो मसला यही है कि हम हिंदी के नाम पर उर्दू का गला घोट रहे हैं, तो ये छठी ज़बान मानी गई है। उर्दू ज़बान की मशहूर यूनिवर्सिटी मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी, जो आज भी ओपन यूनिवर्सिटी है, हैदराबाद का क़याम कब आया है, गुजराल कमेटी की सिफारिश पर। इसे भी याद रखना है आप लोगों ने कि किसकी सिफारिश पर आया है, गुजराल कमेटी की सिफारिश पर आया है। रियासत जम्मू कश्मीर में उर्दू को सरकारी ज़बान का, कहाँ पर, रियासत जम्मू कश्मीर में सरकारी ज़बान, अभी जैसे यहाँ की महाराष्ट्र की मराठी है ना, वहाँ पर सरकारी ज़बान का दर्जा उर्दू को हासिल है। इसके अलावा क्या है, अलावा बिहार, आंध्र प्रदेश और बंगाल के कुछ इलाके में उर्दू को सरकारी ज़बान का दिया गया है। ये मतलब कुछ चुनिंदा और भी रियासतें हैं जहाँ पर सरकारी ज़बान है, यानी कि वहाँ पर सरकारी काम काज के लिए उर्दू एक मुतबादिल ज़बान के तौर पर रखी गई है। अब हम आते हैं हिंदुस्तान में शाया होने वाले, शाया गलत लिखा है, ये होता है शाया। हाँ जी, तो शाया होने वाले अखबारात में उर्दू चौथे नंबर पर है। उर्दू कौन से नंबर पर है, चौथे नंबर पर, क्योंकि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह उर्दू अखबारात पढ़े जाते हैं और चौथे नंबर पर है। रोज़नामों में उर्दू का नंबर दूसरा, जबकि हिंदी का पहला। रोज़नामा कौन होता है, रोज़नामा यानी कि अखबार हो गया, कुछ और भी हो सकता है। रोज़नामा यानी कि रोज़ शाया होने वाला रोज़नामा। माहनामा भी होता है, माहनामा यानी महीने में शाया होने वाला। सालनामा, सालाना जो अपनी मैगजीन छपती है और सालाना रहती है क्योंकि साल में एक ही बार अपने को मिलती है। इस तरह से 15 रोज़ा भी होता है, मतलब मुख्तलिफ रोज़ा होता है। माहनामा का मतलब होता है महीने में, रोज़नामा का मतलब होता है रोज़, अखबार रोज़ आता है। दस्तूर की दफ़ा नंबर 350 के तहत ज़बानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ की तफसीलात हैं। ये पूछ सकता है कि भाई कौन सी दफ़ा है दस्तूर की जो ज़बान की तहफ़्फ़ुज़ करती है, इंसान का तहफ़्फ़ुज़ जैसे कुछ दफ़ात करती हैं, कुछ जानवरों का करती हैं, कुछ जंगलात का करती हैं। वो और बातें कि करती नहीं है मगर करती तो है ना, लिखा हुआ तो है। तो 350 के तहत ज़बानों की तरक्की और तहफ़्फ़ुज़ की क्या है, तफसीलात है। तफसीलात का मतलब होता है उसकी पूरी डिटेल मौजूद है कि किस तरह से ज़बान के हक है। और हाँ, सबसे मेन टीचर्स को इस बात का इल्म होना चाहिए कि 350A और 350B में तरमीम है, कि तरमीम है इसलिए कि कवानीन, कवानीन के मुतालिक एक उसूल होता है कि इसे बदला नहीं जा सकता, इसे क्या नहीं किया, बदला नहीं जा सकता, इसलिए इसकी क्या की जाती है, तरमीम की जाती है, इसमें रद्दो बदल किया जाता है। नहीं तो ऐसे तो जो हुकूमत आएगी पूरा कानून बदल के अपना बना लेगी, तो इस तरह नहीं चलता। तरमीम है कि तहतानवी तालीम, तहतानवी तालीम यानी कि एकदम बुनियादी तौर पर जो तालीम दी जाती है वहाँ की तालीम बच्चे की मादरी ज़बान में हो। मादरी ज़बान में होना बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि बच्चा सबसे पहले अपने घर में सीखता है। अगर उसको घर में जो ज़बान बोली जा रही है उसमें नहीं सिखाया जाएगा तो वो कैसे सीख सकेगा।